नदियापुर नामक गांव, उसी गांव में एक अनाथ लड़की चंदा अपनी सौतेली माँ पुष्पा और पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम बहुत ही गरीब था। वह 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब सुखीराम अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली माँ पुष्पा चंदा से कहने लगती है, अरे चंदा, ओ चंदा, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाया? जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर पुष्पा की बेटी माया आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे चंदा, इधर आ। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है, इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे। इसके बाद सारा काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया रानी नाराज हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद चंदा खाना बनाकर पुष्पा के पास लाती है। पुष्पा की सगी बेटी का नाम था माया। माया अपनी माँ की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा अपनी माँ की तरह चंदा पर रुआब झाड़ती रहती थी। माया बहन, यह खाना खा लो, मैं अभी ताजा बनाकर लाई हूँ। तभी माया उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये चंदा ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही पुष्पा गुस्से से भर उठती है। वह थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में चंदा को डांटने लगती है, चंदा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। चंदा, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी चंदा चुपचाप यह सब सुन रही थी और पुष्पा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन चंदा, जा अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है। चंदा लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। थोड़ी देर बाद चंदा कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ। अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है। अरे चंदा, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दो। अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। इधर चंदा भोजन बनाकर तैयार करती है और भोजन पुष्पा और माया को दे देती है। वे दोनों भोजन करने लगती हैं। भोजन करने के बाद माया अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 2 रोटी और मंगवा दो ना। अरे चंदा, मेरी बेटी माया के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई हैं। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर वो दोनों रोटियां आपको दे दूंगी
तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे चंदा, तू अब ज्यादा जवान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां ला कर दे। फिर चंदा रोटी और सब्जी लाकर पुष्पा के सामने रख देती है और चंदा चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वह एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वह उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है, वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर पुष्पा चंदा से कहती है, अरे चंदा, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहां कहां से भिखारी आ जाते हैं। कुछ तो काम धंधा करते धरते नहीं और फालतू का मांगने चले आते हैं। जैसे ही चंदा बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर चंदा का हृदय दुखी हो जाता है। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चंदा जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी पुष्पा भी चंदा के साथ बाहर आती है और कहती है, देख चंदा, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, यह रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। चंदा पुष्पा की बात को अनसुना करके चंदा बाबा से कहती है, बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद पुष्पा से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही जो चंदा बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और यह आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और पुष्पा अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है। इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी माया को बनना चाहिए, लेकिन यह चंदा कैसे बन सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी माया का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये चंदा कैसे रानी बनती है। अगली सुबह पुष्पा अपने पति से कहने लगती है, अजी सुनिए, अब चंदा बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, वह बहुत ही गरीब है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सकें। देखो पुष्पा, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन चंदा का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपके लिए तो दूसरी बेटी माया भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा। देखो, ऐसा करिए, इसका विवाह उसी के साथ सही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद पुष्पा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान मुरली के साथ करवा देती है। मुरली चंदा को लेकर अपने घर आता है और चंदा से कहता है, देखो चंदा, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए
और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर पुष्पा अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी माया से बातें कर रही थी। बेटी माया, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी तुम्हारे होते हुए इस चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, चंदा को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी माया बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को, आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे। इधर जैसे ही पुष्पा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वह कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी बेटी माया अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम। देखो, ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत हैं वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधार ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर पुष्पा का पति माया का विवाह शहर के सेठ गेंदालाल से तय कर देता है।